हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। और आई एम रियली वेरी सॉरी यार, इस वीडियो को आने में बहुत टाइम लग गया। बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि ये वीडियो बना दूं ताकि लोगों को हेल्प हो जाए, लेकिन बस यार टाइम नहीं मिल पाया। इतना ज़्यादा कॉलेज का लोड रहता है, फिर वेकेशन पे भी जाना रहा। तो खैर, लेकिन आज मैं हिम्मत करके बैठ ही गया कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ लोगों का तो भला हो ही जाएगा जिन लोग ने अभी तक जैसी भी तैयारी है। तो आज का वीडियो एकदम लास्ट टाइम पे है कि अगर फिर भी अभी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, अपलोड करते करते इतना टाइम हो जाएगा कि हमारे पास फिर भी 36 घंटे तो एटलीस्ट बचेंगे। और 36 घंटे बहुत होते हैं। 36 घंटे होते हैं 2160 मिनट। और इसमें से सिर्फ 120 मिनट के पेपर को आपको प्रिपेयर करना है। 2 घंटे का एग्जाम होता है आजकल, फिर भी आधा घंटा रिलैक्सेशन चल रहा है तो 2.5 घंटे का है। तो मिला के कह सकते हैं 150 मिनट का। तो 150 मिनट के लिए 2160 मिनट अभी हमारे पास है। और बिलीव मी, इतने टाइम में भी तैयारी हो सकती है अगर आपने पहले से कुछ भी पढ़ रखा है बीडब्ल्यू का तो। और मैं समझता हूँ कि कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। एग्जाम टाइम चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे सेमेस्टर आपने बंक ही मारे। तो कुछ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज बस हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या ऐसा है कि जो लास्ट टाइम पे प्रिपेयर करके जाना है, कि उतना अगर आप कर लेंगे तो फेल तो नहीं होंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी बात पे, द जुगाड़ के कैसे किसी भी हालत में बीडब्ल्यू क्लियर हो जाए। जो अच्छे, जिसके इनसे में बिल्कुल भी खराब मार्क्स है ना, 2 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं या 0 भी है, तो भी 40 मार्क्स कैसे लाने हैं एंड एग्जाम में, ये मैं आज आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आज का जो वीडियो हमारा कंप्लीट, देखो इसका आउटलाइन ये है, 3 पार्ट्स हैं इसके, है ना। फर्स्ट है एनालिसिस, कि हम देखेंगे क्या हालचाल चल रहा है पेपर में, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक है, सेकंड है फिर स्ट्रेटेजी, द जुगाड़, कि कैसे हम लोग को ऐसा काम करना है कि अगर हमारे इनसेम में 12 है तो एंडसेम में 28 से ज्यादा आ जाए, और इनसेम में 0 है तो एंडसेम में 40 से ज्यादा मार्क्स हमारे आ जाए। और अगर इनसेम एग्जाम में आपके अगर 20 से ज्यादा है, 25 के करीब, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर एंडसेम में आपको कैसे 60 से ज्यादा लेके आने, इससे कि आपका ओ ग्रेड बने बीडब्ल्यू, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो बनना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो, और फिर लास्ट में हम लोग बात करें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, वो सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से लड़के सोचते हैं कि भाई हमने तो, हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर भी जो है वो मार्क्स कम क्यों आए, या हमारे मार्क्स कट क्यों गए, या बैक क्यों लग गई। फिर वो कॉपी रीचेकिंग के लिए मंगाते हैं और फिर समझ में आता है यार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने कर दी। तो वो कॉमन मिस्टेक, वो सिली मिस्टेक्स ना हो, उसको हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब जरूरत नहीं लगती, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने चैप्टर्स बनाए हैं इस वीडियो में। ठीक है, और लेकिन लास्ट वाला पार्ट जरूर है। ओके, चलो, तो फर्स्ट है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस में कुछ इस टाइप का हमारे पास पेपर होता है, देख लो तुम लोग। जो फर्स्ट यूनिट मतलब थर्ड यूनिट है हमारी, उसमें 4 6 8 वाला पैटर्न रहता है। और जो फिफ्थ फोर्थ यूनिट है उसमें 6 3 6 8 वाला, मतलब 6 8 तो हमारे पास है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन कभी 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, क्योंकि 18 17 का मामला रहता है। इसके बाद ये है कि जो हमारे पास थर्ड यूनिट है उसमें 4 मार्क्स का डेफिनेशन, या कभी बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, ऐसे प्योर आर का, प्योर एल का, इसका कोई छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो वो, या फिर उसका कोई डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन तो वैसे नहीं आता 4 मार्क्स में हमेशा। या तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आया कि मतलब इंपेडेंस दे दिया उसने आपको, रेक्टेंगुलर में उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, इस टाइप का। या कोई इंपेडेंस दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल पता करनी है, मतलब वही पोलर में कन्वर्ट करना है एक्चुअली। तो उस टाइप का कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, वरना सिंपल डेफिनेशन आती है। वो डेफिनेशन क्या आती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये सारे उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 6 8 वाला चलता है मामला, है 4 6 8 वाला। और उसमें ज्यादातर जो पैटर्न है, 90% पैटर्न ऐसा होता है कि 4 मार्क्स की थ्योरी होती है, जो छोटी छोटी डेफिनेशन है हमारे पास, वो होती है। उसके बाद डेरिवेशन जो होता है, मतलब 6 मार्क्स का ज्यादातर डेरिवेशन होता है, कोई ना कोई एक छोटा सा डेरिवेशन 6 मार्क्स का आ जाता है। कभी ऐसा होता है कोई कुछ यूनिट ऐसी है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो उसमें 6 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 8 मार्क्स का हर यूनिट में न्यूमेरिकल रहता है। 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल हर यूनिट में आपको मिलेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन होगा, जैसे कि 6 यूनिट में ज्यादातर डेरिवेशन की है, तो यहाँ पे डेरिवेशन ज्यादा आते हैं। 6 यूनिट में 2 डेरिवेशन है और ज्यादा, तो उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो 8 मार्क्स का आ जाता है। सही है, तो ये एक हमारा पैटर्न है, कैसे हमारे पास जो पेपर आता है। आप लोग भी देखा ही होगा, आप लोगों ने लास्ट पेपर तो समझ में आ ही गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। अब बात करते हैं कि पूछा क्या क्या जाता है। तो यूनिट 3 में हमारे पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन है 4 मार्क्स की, और डेरिवेशन 6 मार्क्स का आता है, और न्यूमेरिकल आता है 8 मार्क्स का। तो डेफिनेशन में क्या क्या डेफिनेशन हमारे पास आती है ना। तो हमारे पास यहाँ एक्टिव एंड रिएक्टिव और एपरेंट पावर, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ज्यादातर आपको जो है वो एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम पेपर्स में ये देखने को मिलेगा कि एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर वाली आपको डेफिनेशन डिफाइन करना है ना। या फिर रेजोनेंस पूछ लेता है कि रेजोनेंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस पूछ लेता है, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये, उसके अलावा फिर पावर ट्राइंगल, पावर फैक्टर फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या फॉर्मूला, पावर ट्राइंगल क्या होता है, ड्रॉ करके बताओ। तो उसमें मैं ड्रॉ करना होता है कि भी ऐसे जो
स्लैंटिंग लाइन होती है जो क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस होती है वो हमारे पास, वो अपरेंट पावर होती है। जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो रिएक्टिव पावर होता है, और जो बेस होता है वो एक्टिव पावर होता है। तो इस टाइप से हमारे पास आरएल के लिए ऊपर की तरफ बनेगा, आरसी के लिए नीचे की तरफ बनेगा। सही है ना? तो हमारे पास पावर ट्रायंगल हो जाता है। सिमिलर जो हमारे पास इंपेडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल होता है। फिर हमारे पास एडमिटेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, ये बिल्कुल थर्ड यूनिट का लास्ट पार्ट है। उसमें एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस की डेफिनेशंस दी हुई है। अगर आपको आपके पास बाई चांस अगर ऐसे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है, इतने भी वेले तुम लोग नहीं हो कि तुम्हारे पास कोई चीज हो ही ना पढ़ने के लिए। तो लेकिन फिर भी बाई चांस हो जाता है, कभी कभी कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, कभी परेशानी हो जाती है। तो अगर बाई चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप मेरी वीडियोस में से इसको देख सकते हैं, और नोट्स भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिए तो मैं वहां से आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है? उसके बाद फिर डेरिवेशन कौन कौन से आते हैं? इस यूनिट में डेरिवेशन आता है। ठीक है? लेकिन न्यूमेरिकल इसमें सिर्फ दो ही टाइप के आते हैं, आरएलसी, आरसी या रेजोनेंस पे। मतलब आरएलसी और आरसी तो सेम ही है, आरएलसी, आरएल या आरसी कुछ भी हो। मेन उसमें हमें इंपेडेंस फाइंड आउट करना होता है। इंपेडेंस के बाद फिर करंट फाइंड आउट करनी होती है, फिर पावर फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, फिर पावर फाइंड आउट करनी होती है, एक्टिव रिएक्टिव जो भी पावर उसने पूछी होगी। ठीक है? तो एक बहुत सिंपल सा इसमें न्यूमेरिकल आता है, आरएलसी, आरसी या आरएल के ऊपर। या बहुत ज्यादा हुआ तो चेंज करना होगा तो रेजोनेंस का न्यूमेरिकल दे देंगे, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये सब चीजें पता करनी होती है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर। थर्ड यूनिट के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आसान होते हैं, तो ये तो जरूर करके जाना। ठीक है? पूरा 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा इसके अंदर। ठीक। उसके बाद डेरिवेशन कौन कौन से हैं? डेरिवेशन इसमें 4 टाइप के हैं। मतलब या तो प्योर का पूछ लेगा वो, आर एल सी, या किसी भी प्योर का, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, या प्योर जो है कैपेसिटेंस का। ठीक है? उसके अलावा फिर आरएल का पूछ लेगा, करंट एंड पावर ऑफ आरएल सर्किट, या आरसी सर्किट का पूछ लेंगे। या फिर जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन कतई आसान डेरिवेशन, पूरे सिलेबस में सबसे आसान डेरिवेशन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है। सही है? तो वो तो कम से कम याद करके चले ना, अगर आगे तो बल्ले बल्ले 6 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। सही है? चलो फिर आते हैं हमारे पास, मतलब ये जो लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए कि लास्ट ईयर में हमारे पास इंपेडेंस ट्रायंगल ऑफ आरएल आया था क्वेश्चन 1 में, और क्वेश्चन 2 में प्योर आर का न्यूमेरिकल आ गया था। प्योर रेजिस्टेंस का छोटा सा न्यूमेरिकल था कि भाई अगर ये क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस अगर दिया हो, वोल्टेज दी थी, करंट पता करनी, सिंपल V इक्वल्स टू IR से हम लोग करंट पता कर लेते, और फिर उसमें वोल्टेज पावर की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी थी। सिंपल। ठीक है? पावर डेरिवेशन ऑफ आरएल सर्किट का पावर डेरिवेशन आ गया था, आरसी का न्यूमेरिकल आ गया था। ठीक है? यहाँ पे आरएलसी का न्यूमेरिकल था, इसी सेम पेपर में क्वेश्चन चॉइस वाला आता है ना, तो क्वेश्चन 1 में आरएलसी का न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन 2 में आरएल आरसी का न्यूमेरिकल था। और ये देखो न्यूमेरिकल हर जगह दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे देखो नवंबर 2022 में भी आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल आया, और आरएल सर्किट के दोनों में आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल दिया है, चॉइस में भी। उसके बाद यहाँ पे आरएलसी सर्किट का न्यूमेरिकल है जून 2022 में, और यहाँ पे आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल है। इसके अलावा फिर यहाँ पे नवंबर 2019 में भी आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल है, आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल है। तो आरएल सर्किट बहुत ज्यादा आता है। फिर भी लेकिन देखिए, आप तो पूरा आरएलसी तैयार करके जाइए। आरएलसी में Z प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी होता है। अब अगर आरएल है तो एक्सी वहां से हटा दो, जीरो कर दो उसको, और अगर आरसी है तो एक्सएल वहां से हटा दो, जीरो कर दो, तो आर माइनस जे एक्सी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से तुम तो आरएलसी का तैयार करो, फिर चाहे आरसी आ जाए चाहे आरएल आ जाए, जो भी आए अपने आप हो जाएगा वो। ठीक है ना? तो इसके अलावा फिर इसमें पावर फैक्टर की डेफिनेशन में पावर फैक्टर पूछा है, यहाँ पे पावर का डेरिवेशन करा लिया, शायद आर सर्किट का था। इसके अलावा यहाँ पे एडमिटेंस ट्रायंगल पूछ लिया इसने, यहाँ पे पावर ट्रायंगल पूछ लिया जून 2022 में। इसमें पावर ट्रायंगल पूछ लिया प्योरली इंडक्टिव सर्किट का हमारे पास। प्योरली इंडक्टिव सर्किट से एक थ्योरी थी उसमें भी कि उसका जो है फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है? तो ये सिंपल सिंपल से डेरिवेशन है यहाँ पर हमारे पास। ये एनालिसिस मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ वीडियो में, उसमें बस हमारा ये वाला पेपर नहीं था। ठीक है? तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए तो आप इस एनालिसिस पार्ट को स्किप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज। ठीक है? इसके बाद हमारे पास यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में हमारे पास कौन कौन से डेफिनेशन है? यूनिट 4 में डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, देखो सिर्फ 5 डेफिनेशन। सही है? 5 डेफिनेशन में सबसे ज्यादा यही आता है कि फेज सीक्वेंस क्या होता है और बैलेंस और अनबैलेंस लोड क्या होता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फेज सीक्वेंस की 2 लाइन की डेफिनेशन है, ना पता हो तो मेरी वीडियो देख लेना, यूनिट 4 वाली, उसमें दी हुई है मैंने। और उसके अलावा फिर बैलेंस अनबैलेंस लोड की भी 2 लाइन की डेफिनेशन। बैलेंस मतलब जब सारे फेज में बराबर लोड होगा, बराबर इंपेडेंस होगा, तो बैलेंस लोड होता है, और अगर सारे फेज में बराबर लोड नहीं है, किसी एक में भी डिफरेंस अगर है, तो वो लोड हमारा अनबैलेंस लोड हो जाएगा। ठीक है ना? वो हमारा बैलेंस अनबैलेंस लोड। फिर लेमिनेशन यूज फॉर कोर, जो ट्रांसफार्मर में कोर होती है उसकी लेमिनेशन जो यूज होती है वो किस टाइप की होती है? एल टाइप होती है, यू टाइप होती है, आई टाइप होती है, और टी टाइप होती है, वो सारी हमें यहाँ पे बतानी है। ट्रांसफार्मर के लॉसेस कौन कौन से? 2 टाइप के होते हैं, एक तो कोर लॉस होते हैं, एक आयरन लॉस, मतलब आयरन लॉस होता है, और एक कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉस होता है कोर में, कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग में। फिर आयरन लॉस भी 2 टाइप का होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस और एक एडी करंट लॉस, है ना? वो बस यहाँ पे छोटा छोटा एक लाइन की चीजें हैं बस, है ना? तो ये 4-5 लाइन में ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, 3 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस के लिए। एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम, ये भी बहुत आता है एग्जाम,
इसमें 4-5 एडवांटेज लिखने के मोर आउटपुट, मोर पावर और मोटर्स जो है सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ये जरूर लिखना कि सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स होती है 3 फेज में, तो इसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है। फिर ज्यादा पावर हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं और एक ही लाइन से हम लोग डोमेस्टिक को भी और इंडस्ट्रियल सप्लाई दोनों प्रोवाइड करा सकते हैं। इंडस्ट्रियल सप्लाई उसी 3 फेज से चली जाएगी और डोमेस्टिक से उसी 3 फेज में एक एक फेज 3 जगह से 3 लाइन बना के उसमें लोग डोमेस्टिक में भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है, तो वो भी आप लोग को पता ही है। ठीक है, नहीं पता तो यूनिट 4 की वीडियो देख लो मेरी, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर इसमें डेरिवेशन जो है वो भी 3 है हमारे पास। सिंपल करंट एंड वोल्टेज ऑफ 3 फेज स्टार, करंट एंड वोल्टेज ऑफ 3 फेज डेल्टा और ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास स्टार के लिए आता है, ज्यादातर ये वाला आता है जिसमें हमें VL इक्वल्स टू रूट 3 VPH निकलता है स्टार के लिए। ठीक है, ये डेरिवेशन कतई आसान डेरिवेशन, बहुत आसान डेरिवेशन है, फ्री के 6 मार्क्स है। बस थोड़ा सा शुरुआत का बस 2-3 लाइन उसमें टिपिकल है, वो अगर आपने समझ ली तो फिर आप आगे का डेरिवेशन अपने आप करते चले। लेकिन इसके डेरिवेशन के साथ साथ जब भी आप इसका डेरिवेशन करें तो इसका फेजर डायग्राम जरूर बनाइए। वोल्टेज, जिसमें 3 वोल्टेज बनेंगे हमारी फेज की और 3 वोल्टेज बनेगी लाइन की, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से आगे चल रहा होगा 30 डिग्री स्टार वाले। ठीक है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चल रहा हो, इस टाइप से हमारे पास वो देखा ही होगा आपने डायग्राम, है ना, 3 छोटे 3 बड़े और बड़े वाले 30 डिग्री का डिफरेंस पे रहते हैं। तो वो डायग्राम जरूर बनाइएगा अगर ये वाला डेरिवेशन आता है तो। डेल्टा में होता है कि डेल्टा में करंट हमारी आती है और करंट पीछे चल रही होती है, लाइन करंट से फेज करंट पीछे चल रही होती है 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इसमें बहुत आसान आता है, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है ज्यादातर। उसमें वही है कि वो स्टार का सर्किट होता है कनेक्टेड, फेज सीक्वेंस कहाँ गया, 3 फेज स्टार का डेरिवेशन आया था 8 मार्क्स में, और 3 फेज का न्यूमेरिकल, और ये 3 फेज का न्यूमेरिकल, 3 फेज का डेरिवेशन, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल, 3 फेज का न्यूमेरिकल, 3 फेज का न्यूमेरिकल, 3 फेज का न्यूमेरिकल। 8 मार्क्स का 3 फेज का न्यूमेरिकल आ ही रहा है, और उसमें कुछ नहीं है, बस एक लोड है उसको स्टार में कनेक्ट कर दिया है और एक उसमें लाइन वोल्टेज दी हुई होती है 400 वोल्ट की, ज्यादातर 50 हर्ट्ज पे। तो वहां से हम लोग को लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज निकालना है, फिर लाइन करंट निकालनी है, फेज करंट निकालनी है, फिर पावर निकालनी है, टोटल की पावर कितनी होगी। ठीक है, तो वो अगर आपने एक जेड हम लोग को दिया हुआ है, जेड जहां दिया हुआ हो फौरन उसको पोलर में कन्वर्ट कर लेना है। पोलर में कन्वर्ट करने से क्या होगा हमारे पास फायदा, कि जेड का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा जिससे हमें डिवाइड करना है, और दूसरा फेज आ जाएगा जिससे हमें cos फाई फाइंड आउट करना है। सही है, फाई की वैल्यू मिल जाएगी, cos फाई हम लोग पावर फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर VPH को, फेज वोल्टेज को जेड से डिवाइड करके फेज करंट फाइंड आउट कर लेंगे, और फेज करंट ही हमारी लाइन करंट होगी स्टार वाले में, डेल्टा है तो डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, स्टार और डेल्टा वही वाले न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं, लोड कनेक्टेड। उसके बाद ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एट फ्रैक्शनल लोड। फ्रैक्शनल लोड में हमें दिया होता है 50% लोड पे, 40% लोड पे, किसी भी कितने भी लोड पे दिया हुआ होगा, तो वो जो परसेंटेज लोड हम लोग को दिया हुआ है वो होता है एन की वैल्यू। अगर जैसे 40% है तो एन की वैल्यू 0.4 हो गई। ठीक है, अगर 30% है तो एन की वैल्यू 0.3, हाफ लोड पे चल रहा है तो एन की वैल्यू 0.5। ठीक है, 75% लोड पे चल रहा है तो एन की वैल्यू 0.75। तो वो हम यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और रेटिंग हमें ट्रांसफॉर्मर की गिवन हो। अगर रेटिंग नहीं गिवन है तो फिर हमें करंट और वोल्टेज गिवन होगी। ठीक है, वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा n इक्वल्स टू एक्चुअल लोड अपॉन फुल लोड, और ये 100, ये एफिशिएंसी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। ज्यादातर इसी से रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल आता है या फिर ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूला आता है। E इक्वल्स टू 4.44 n1 n हाँ E1 इक्वल्स टू 4.44 n1 फाई, और एक और चीज थी उसके साथ f फ्रीक्वेंसी हमारे पास। ठीक है, तो ये एनालिसिस है लास्ट पेपर में जो आया, मैंने बताया था आप लोगों को, फेज सीक्वेंस पूछ लिया इसने, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी की डेफिनेशन आ गई, 3 फेज का एडवांटेज आ गया कि क्या है उसका एडवांटेज, ट्रांसफार्मर के बेसिक्स आ गया, वही लॉसेस वगैरह इसमें पूछ लिए थे इन्होंने। फिर 3 फेज के बेसिक्स, वही एडवांटेज हम लोगों ने पूछे, ट्रांसफार्मर के बेसिक्स। उसके अलावा फिर 3 फेज में वही 3 फेज से या ट्रांसफार्मर से वही डेफिनेशन छोटी छोटी आती है, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताई है, 5 ज्यादा डेफिनेशन है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में ज्यादातर न्यूमेरिकल देखा ही होगा आपने, डेफिनेशन इसमें बहुत कम। देखो डेफिनेशन क्या है कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें 4 मार्क्स का, केवीएल केसीएल का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं, थ्योरी के नाम पे इसमें यही है कि केवीएल और केसीएल का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, और दूसरी चीज है इसमें नेटवर्क का क्लासिफिकेशन, एक्टिव पैसिव नेटवर्क है, लीनियर बाई लीनियर नॉन लीनियर नेटवर्क है, और उसमें यूनिलेटरल बाइलेटरल नेटवर्क है। ठीक है, तो वो या तो वो पूछेगा एक्टिव पैसिव, और मतलब 2 टाइप के नेटवर्क पूछ लेता है, या फिर केसीएल और केवीएल का स्टेटमेंट पूछते हैं। उसके अलावा फिर एनर्जी सोर्सेज का है कि प्रैक्टिकल और आइडियल एनर्जी सोर्स में क्या फर्क होता है। जैसे एक बार आया था कि भाई प्रैक्टिकल करंट सोर्स की जो है वो बताओ कि उसका सिंबल कैसा होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर आइडियल है तो कितना होगा, और जो भी है मतलब, है ना। तो एनर्जी सोर्सेज जो है, वोल्टेज और करंट सोर्स,
उससे रिलेटेड चीजें ये पूछ लेता है। तो बस 3 चीजें हैं, केसीएल केवीएल के स्टेटमेंट, ये तो पक्का रट्टा मार के जाना, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। सही है, 4 साल से 4 पेपर में हमेशा आ रहा है। देखो केसीएल केवीएल, केसीएल केवीएल, केसीएल केवीएल, केसीएल केवीएल आ रहा है ना, चारों बार एग्जैक्टली केसीएल केवीएल का स्टेटमेंट ही उसने पूछ लिया है। ठीक है, तो ये तो याद करके जाना ही जाना। बाकी नेटवर्क भी देख लेना एक बार, बहुत आसान से है, 2-2 लाइन की इनकी डेफिनेशन है नेटवर्क की। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज भी बहुत इजी है, उसका ग्राफ याद रखना, बस ग्राफ जरूर बनाना है उसमें। नहीं आ तो यूनिट 5 की वन शॉट वीडियो पड़ी हुई है, उसमें देख लो, बना रखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन आता है इसमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन वाला। मेन जो आता है इसमें स्टार से डेल्टा में कैसे, नहीं सॉरी स्टार से डेल्टा नहीं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आता है हमेशा। हमेशा जो डेरिवेशन आएगा वो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आएगा, और वही आपको करना है। अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आया तो भी डेल्टा टू स्टार वाला तो करना ही करना है, क्योंकि वो भी वहां से उसको वहां तक लाना है। उसके बाद फिर आगे और स्टेप है उसमें, 2-3 स्टेप और है, फिर वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का भी हो जाता है। लेकिन एग्जाम में हमेशा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन वाला ही आता है। ठीक है, अभी तक जितने मैंने देखे उसमें कोई एज सच मुझे स्टार टू डेल्टा नहीं मिला, बल्कि डेल्टा टू स्टार आता है हमेशा। तो ये आप देख लीजिएगा उसमें कि डेल्टा टू स्टार का डेरिवेशन है, मुश्किल से 10-12 लाइन का है। 10-12 लाइन का तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 10-15 लाइन का होगा, लेकिन एक शुरुआत की बात है बस। शुरू में अगर 3 इक्वेशन आपकी सही बन गई, फिर आगे अपने आप सारी चीजें सही होती चली जाती हैं। बस मैनिपुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है इक्वेशंस का। ठीक है फिर स्टेप्स ऑफ सुपरपोजिशन और थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन और सुपरपोजिशन के 4-4 स्टेप है कि कैसे उनको हमें अप्लाई करना है। तो कभी ऐसा होता है कि एक सर्किट दे देते हैं वो लोग, और ये और मतलब एब्रप्ट सर्किट होता है, कोई उसमें वैल्यू नहीं होती ओम की किसी की नहीं, बस वो पूछते हैं कि इसका स्टेप बताओ, कि अगर हमें इस ब्रांच में पता करना है कि करंट क्या है तो इसके क्या स्टेप्स होंगे। तो 4-5 स्टेप होते हैं, बस वो लिखने होते हैं। 6 मार्क्स का आ जाता है डेरिवेशन। ठीक है, स्टेप्स के नाम पे। इसके अलावा फिर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इसमें बहुत आते हैं। इस यूनिट में से 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल आता है, 14 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स वाले में भी न्यूमेरिकल रहेगा, और 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। 2 पार्ट होते हैं इसके, तो एक पार्ट में तो 6 मार्क्स वाले में डेरिवेशन दे देता है कुछ इस टाइप का, और 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल, और दूसरे पार्ट में 6 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल और 8 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल। समझ आई बात? तो इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से एक बार प्रोसेस आपने सही किया है तो आंसर आपका सही आएगा। और अच्छी चीज है कि इसमें केसीएल केवीएल है हमारे पास दोनों। ठीक है, तो या तो केसीएल केवीएल का नॉर्मली 6 मार्क्स में जो आता है केसीएल केवीएल से सॉल्व करने को आता है, और 8 मार्क्स में सुपरपोजिशन और थेवेनिन वाले आता है। ठीक है, कभी अगर बाई चांस आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो स्टार डेल्टा वाला जो कन्वर्जन वाला है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके 2 पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस पता करना है, तो अगर बहुत अच्छी किस्मत है आपकी तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इजीली, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस आपको ध्यान देना है कहां का स्टार कहां से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, बस इजीली आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए भी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उसमें देख लीजिए कौन कौन से स्टार डेल्टा के न्यूमेरिकल है, उतने ही आएंगे, वैसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, वो आप समझ लेंगे तो आप वहां पर भी कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिए। न्यूमेरिकल के साथ में प्रॉब्लम यही होती है कि सिर्फ अगर आप देख देख के चलेगा, हाँ ये तो हाँ, हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और वहां जाके जब आप बैठेंगे करने के लिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे, अरे यार अब तो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए पेन से करके देखना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो सिर्फ जो है ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनने का। ठीक है, देखा एक आध बार उसको सॉल्व करके देखना कि हाँ हो पा रहा है मुझसे, ठीक है, नहीं हो पा रहा फिर से देखो, फिर दोबारा सॉल्व करके देखो। जब तक कि तुम अपने आप से एक क्वेश्चन एटलीस्ट ना कर पाओ तब तक उसको आगे नहीं छोड़ना। ठीक है, और कर पाओगे तुम, टेंशन मत लो, हो जाएगा। सही है, समझ में आया ये 5th यूनिट का क्या जुगाड़ है? चलो उसके बाद ये सारी चीजें देखो, मैंने बताया ऐसे केसीएल केवीएल आता ही है। केवीएल का न्यूमेरिकल आ गया, देखो 6 मार्क्स में यहाँ केवीएल का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल है, यहाँ पे फिर केवीएल का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल है 6 मार्क्स। स्टार डेल्टा का डेरिवेशन यहाँ पर आ गया 6 मार्क्स में, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया केवीएल का 6 मार्क्स। सही है, यहाँ पे भी केवीएल का न्यूमेरिकल, और यहाँ नेटवर्क्स पूछ लिया उसने 6 मार्क्स में। नेटवर्क्स के भी लीनियर नॉन लीनियर मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन नेटवर्क का 6 मार्क्स में पूछ लिया उसने, बताओ। तो इस यूनिट में बड़ा एब्रप्ट सा रहता है, वही क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आ सकता है, वही क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। सही है, चलो फिर लास्ट आता है हमारा यूनिट 6। यूनिट 6 में प्योर थ्योरी थ्योरी। यूनिट 6 में ज्यादा न्यूमेरिकल का मामला है नहीं, तो ठीक है। यूनिट 6 में सबसे पहले तो डेफिनेशन है, तो टोटल 6-5 डेफिनेशन समझ लो तुम लोग, बहुत ज्यादा नहीं है। पहली चीज क्या है कि रेजिस्टेंस और फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास जो मेन टॉपिक है इसका वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, अगर तुम लोग को याद हो 12th से पढ़ते आए हो, R इक्वल्स टू रो L ओवर A। ठीक है, तो यहां से जो है वो आप लोग को ये बता देना है कि एक तो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, एक इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, और तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, ये जरूर लिखना है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जरूर बतानी है। यहाँ जब ये पूछ रहा है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो असल में एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड, आपको पता है या नहीं पता कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहां आपको ये चीज जरूर लिखनी है कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब ये डिपेंड करता है, वो ग्राफ है हमारे पास कि मेटल है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस वो सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, एलॉयज के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है लेकिन कम रेट से बढ़ता है, मेटल में ज्यादा रेट से बढ़ता है, एलॉय में कम रेट से बढ़ता है। और कुछ हमारे पास ऐसे एलॉयज भी होते हैं जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिनका टेम्परेचर के साथ में भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास बैटरी के मटेरियल का ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि एनोड कैथोड प्लेट जो होती है और जो बैटरी का कंस्ट्रक्शन है उसमें वो किस मटेरियल के बने होते हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, उसके अलावा फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये अक्सर 6 मार्क्स में आता है बैटरी के मटेरियल वाला। फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट का, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और ये किस चीज पर डिपेंड करता है वो पूछ लेता है। एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी, ऐसी एप्लीकेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी भी पूछ सकता है, तो बैटरी के एप्लीकेशन पूछ सकता है। उसके अलावा फिर कंपैरिजन ऑफ बैटरी, तो अगर ये पूछे तो बहुत ही आसान है, एक छोटी सी टेबल है, मैंने यूनिट 6 की वीडियो में बना रखी है, बस वो जाके देख लो। तो अगर कंपैरिजन आ गया तो बहुत ही आसान बात है, एप्लीकेशन भी उसमें लिखे हैं लेड एसिड के भी और उसके। ठीक है, फिर आता है डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन पूरा 8 मार्क्स का आता है और इसका डेरिवेशन सबसे आसान है। सबसे पहले तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मुश्किल से 5 या 6 लाइन का डेरिवेशन, 5-6 लाइन के डेरिवेशन में 8 मार्क्स आपको मिलने हैं, और अगर आप ये नहीं करके आए तो आपसे बड़ा गधा कौन है? समझ रहे हो? अरे यार मतलब 5-6 लाइन अगर नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो उसको, लेकिन करके जरूर जाओ, लेकिन क्योंकि अक्सर जो है आता ही आता है, 90% इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डेरिवेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 8 मार्क्स फ्री के मिलने हैं, 5-6 लाइन का डेरिवेशन है, रट्टा मार के चलो, लेकिन उसके साथ में जो है वो डायग्राम जरूर बनाना है उसका। इंसुलेशन रेजिस्टेंस में डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन के साथ साथ डायग्राम जरूर बनाना है, इनर कोर वाला और मतलब आउटर कोर वाला, कि भाई ये बाहर वाला जो इंसुलेशन इंसुलेटर मतलब आउटर डायमीटर जो है वो इंसुलेटर वाला है और इनर डाया जो है वो कंडक्टर वाला है। ठीक है, तो वो जरूर बनाना है इसमें। फिर ऐसे ही आरटीसी का भी ये बहुत आता है, ये वाला डेरिवेशन, ये भी 8 मार्क्स का आता है। तो इस यूनिट में 8 मार्क्स डेरिवेशन से लेने हैं तुम लोग को कुछ भी करके। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है फिर हाँ, इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी है वो भी बहुत बार पूछते हैं, 6 मार्क्स का पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी, या तो लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा या लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा। जैसे लास्ट टाइम लिथियम आयन का पूछा था, उससे पहले दोनों का पूछा था, चॉइस में था, मतलब या तो ये वाला है ये वाला। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी दोनों याद कर लेना, ना हो सके तो कम से कम एक तो याद कर ही लेना यार, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल जो आते हैं इसमें, या तो एनर्जी कंजम्पशन पे आते हैं या फिर पावर बिल कैलकुलेट करने पे आते हैं। एनर्जी कंजम्पशन में भी हमें लास्ट में पावर बिल कैलकुलेट करना ही पड़ता है। पावर बिल का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब घर में वो लोड बताएंगे, इतने पंखे लगे हुए, इतनी बिजली लगी हुई, इतनी लाइट लगी हुई है, सबको कैलकुलेट करके 30 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहले हर दिन का निकालो, फिर 30 दिन का निकालो, फिर उसमें कितने किलोवाट यूनिट बैठ, मतलब जितना लोड बैठ रहा है उसको 1 किलोवाट आवर से डिवाइड कर दो, फिर उसमें जितने भी पर यूनिट का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है, उसमें भी क्या बोलते हैं, इसके यूनिट 6 के वन शॉट में भी, और जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया था उसमें भी है, 3 पार्ट है उसके अलग अलग पेपर्स के। ठीक है, तो ये तुम लोग वहां से देख लेना। एनर्जी कंजम्पशन में अक्सर वो वाला क्वेश्चन आता है कि अगर पानी है हमारे पास, इतना सारा पानी इतनी हाइट पे भेजना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसमें बेसिकली हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है mgh लगा के। अब उतनी एनर्जी तो हमें चाहिए, यानी वो तो एनर्जी आउटपुट है, उसके लिए एनर्जी इनपुट कितनी देनी पड़ेगी, तो वो लॉसेस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी कितनी है। तो मोटर की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पंप की एफिशिएंसी, और इससे हम लोग ये जो टोटल आएगा मोटर की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई पंप की एफिशिएंसी, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं एनर्जी आउटपुट को। तो एनर्जी आउटपुट से हम डिवाइड करेंगे इसको एफिशिएंसी को, तो हमारे पास एनर्जी इनपुट आ जाएगा, कितनी इनपुट एनर्जी हम लोग को देनी पड़ेगी, वो वाला हम लोग के पास है। ठीक है, ये फिर इसका एनालिसिस है लास्ट ईयर के पेपर्स में। रेजिस्टेंस एंड फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, रेजिस्टेंस वाला आ गया पूछ लिया इसने। मटेरियल लेड एसिड बैटरी में कौन से मटेरियल लगते हैं वो भी 3 मार्क्स में आ गया। रेजिस्टेंस का ही आया था, लेड एसिड बैटरी का बेसिक या एप्लीकेशन क्या है वो आ गया था 3 मार्क्स में। फिर लेड एसिड बैटरी का ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आया था, हाँ 6 मार्क्स का। लिथियम आयन इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हाँ लिथियम आयन, इसमें लिथियम आयन का कंस्ट्रक्शन आ गया। यहाँ पे लिथियम आयन का कंस्ट्रक्शन आया, लेकिन आरटीसी का न्यूमेरिकल दे दिया इसने बजाय जो है लेड एसिड की कंस्ट्रक्शन देने के। ठीक है, तो इसीलिए कभी ऐसा होता है कि एक बैटरी का पूछता है, कभी दोनों बैटरी का पूछ लेता है, लिथियम आयन का लेड एसिड का। ऐसे लिथियम आयन का, और यहाँ पे आरटीसी का डेरिवेशन आ गया, एनर्जी का न्यूमेरिकल आ गया। ऐसे यहाँ पे बैटरी का कंपैरिजन आ गया, वही जो 6 मतलब वो है टेबल बनी हुई है बैटरी कंपैरिजन की, और एनर्जी का न्यूमेरिकल आ गया। ऐसे यहाँ पे आरटीसी का डेरिवेशन आ गया,
और लिथियम आयन की बैटरी का फुल कंस्ट्रक्शन आ गया। 8 मार्क्स में लिथियम आयन बैटरी का कंस्ट्रक्शन। तो देखने से भी लग रहा है कि लिथियम आयन इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकली भी लिथियम आयन मतलब ज्यादा अच्छी बैटरी होती है लेड एसिड से, तो इसीलिए एग्जाम में भी ज्यादातर लिथियम आयन का पूछ लेते हैं, तो तुम लोग उसको देख लेना। लिथियम आयन बैटरी मैंने अपने 6 यूनिट वाले वन शॉट में कवर नहीं किए, लेकिन जो नोट्स हैं उसमें है। ठीक है, चलो अब आती है बात जुगाड़। ठीक है, क्या हमारे पास जुगाड़ है? ठीक है? ये था अभी तक एनालिसिस समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग को ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है। कितना आसान है, अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कितना आसान है पास होना बीडब्ल्यू। अगर तुम लोग को अब तक लग रहा था कि नहीं बीडब्ल्यू बहुत मुश्किल है और नहीं हो पाएगा, तो अब तुम देखो कि पास होना तो बहुत आसान। ठीक है, बीडब्ल्यू टफ सब्जेक्ट है, हो सकता है टफ हो, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बैक लगे। बैक लग रही है तुम लोग की काहिली की वजह से। तुम लोग काम करना नहीं चाहते, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाह रहे, तो फिर भी आज मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इजीली बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी तुम्हारा काम हो सकता है। ठीक है, चलो तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं और दिखाते हैं तुम लोग को। तो जुगाड़ क्या है हमारे पास? जुगाड़ है पहली चीज ये कि थ्योरी हमारी आती है 14 मार्क्स की, 4-3-4-3। ठीक है, टोटल मिला के 14 मार्क्स का हमारे पास थ्योरी है, और इन 14 मार्क्स में कुल मिला के हमारे पास 16 डेफिनेशन है मुश्किल से। अगर बहुत होंगी तो 18 होंगी, बस 16 से 18, बस इससे देखो कितनी है हमारे पास। इसमें कितनी, 5 और 3 8 डेफिनेशन हो गई। 8 और 5 13 डेफिनेशन, और 13 और 4 17 डेफिनेशन। तो टोटल मिला के 17 डेफिनेशन है। अब 17 डेफिनेशन में से तुम्हें 14 मार्क्स मिलने थ्योरी, और ये सारी डेफिनेशन सिर्फ ऐसी है 2-2 3-3 लाइन की, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, 2-2 3-3 लाइन की डेफिनेशन है। इसमें 14 मार्क्स तुम्हारे एकदम रखे हुए हैं बिल्कुल। अगर आपने लिखा उसको सही से, तो एग्जामिनर आपको 4 में से 3 मार्क्स दे देगा, 3 में से बहुत करेगा 2 दे देगा, वरना 3 दे देगा। तो अगर बहुत हुआ तो इस 14 में से 10 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के ही पक्के हैं कि ये 10 मार्क्स तो आने ही आने। और अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा लिख दिया, डायग्राम वाइग्राम थोड़ा बहुत भी बना दिया, तो 14 में से 14 मार्क्स पूरे हैं। समझ में आई बात? तो इसके बाद है हमारे पास डेरिवेशन। डेरिवेशन को देखते हैं बाद में, तो मैं बता दूं पहले न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्या है? न्यूमेरिकल है 32 मार्क्स के, ये मैं लीज बता रहा हूं, कम से कम 32 मार्क्स के, वरना तो अक्सर पेपर में 34-36 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स हैं बहुत आसान। देखो, थर्ड यूनिट में सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल, मैंने बताया था सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल हैं थर्ड यूनिट में। कौन कौन से? एक तो है फर्स्ट आरएलसी आरसी सर्किट वाला, और दूसरा है हमारा रेजोनेंस सर्किट वाला। बस 2 टाइप के न्यूमेरिकल। अगर वो 2 टाइप के न्यूमेरिकल तुमने करना सीख ली, बहुत आसान है, एक ही टाइप के मतलब सेम सिमिलर से रिपीट हो रहे हैं। अगर वो 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपने कर ली, और एग्जामिनर आपकी किस्मत बहुत खराब नहीं, कभी कभी इतना घुमा के एग्जामिनर पूछ लेता है कि बच्चे समझ में नहीं आता क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह इस बार अच्छा पेपर आएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सिर्फ हैं, तो 2 न्यूमेरिकल अगर आपने कर ली तो 8 मार्क्स तो आपके पक्के हैं ही हैं थर्ड यूनिट में। 8 मार्क्स आते 4 मार्क्स, 12 मार्क्स एक यूनिट के हो गए। इतना भी 12 या 36 तो हो गए पास, तुम लोग ऐसे ही नहीं हो गए अगर 12-12 मार्क्स की हर यूनिट में कर लो तुम लोग, तो 12 चौक 48 होते हैं, है ना? 14 12 चौक होते हैं 48, तो टोटल थ्योरी जो हमारे पास 14 मार्क्स की। ठीक है, तो 14 मार्क्स की थ्योरी और 32 मार्क्स के न्यूमेरिकल, तो टोटल होते हैं 46 मार्क्स। तो 46 मार्क्स में टीचर काट पीट कर भी तुम्हारे 38-39 ला ही देगा। तो इन सब में कम से कम 1-2 मार्क्स तो होंगे तुम्हारे नहीं, अरे जीरो पे होंगे तो भी तुम्हें 40 मिल जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अभी ये समझ में आया इतना? न्यूमेरिकल सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में 4 टाइप के न्यूमेरिकल। फोर्थ यूनिट हमारी कौन सी? 3 फेज वाली है ना। तो एक मिनट, न्यूमेरिकल फोर्थ यूनिट में 4 टाइप के क्यों है भाई? न्यूमेरिकल फोर्थ यूनिट में 4 टाइप के, एक तो है हमारे पास 3 फेज वाला, जिसमें आएगा उसका क्या बोलते हैं, फोर्थ में हमारे पास न्यूमेरिकल थे। एक तो है 3 फेज वाला न्यूमेरिकल फोर्थ में, उसके अलावा फिर ट्रांसफॉर्मर के एफिशिएंसी वाला, फ्रैक्शनल लोड, और कभी कभी ईएमएफ इक्वेशन वाला है। अच्छा, मैंने फोर इसलिए लिख दिया क्योंकि स्टार और डेल्टा का मैंने अलग अलग लिख दिया कि कभी, लेकिन जनरली एग्जाम में स्टार का ही न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, डेल्टा बहुत कम होगा कि डेल्टा का जाए। तो एक्चुअल में ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल। ठीक है, कि उसमें क्या होगा कि 3 फेज लोड दिया हुआ है तो स्टार या डेल्टा, वीएल हमें दिया होगा, वीपीएच पूछा होगा, आईपीएच पूछा होगा, आईएल पूछा होगा, ये सब पूछा होगा उसने। ठीक है, तो ये 3 या 4 टाइप के न्यूमेरिकल है, या तो ट्रांसफॉर्मर के एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल। तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल तुम लोग मानो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में 3 टाइप के न्यूमेरिकल। अगर ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल तुमने कर लिए तो 8 मार्क्स तुम्हारे 4 फोर्थ यूनिट से पक्के हो गए। समझ में आई बात? और बहुत मुश्किल नहीं है, 3 टाइप के न्यूमेरिकल मुश्किल से 2-2.5 घंटे में हो जाएंगे। अभी 36 घंटे हैं तुम्हारे पास, याद रखना 36 घंटे हैं। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है, मत सोना 36 घंटे में, 1 घंटे भी मत सोना, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा भी, किया है हमने, समझ रहे हो, हम भी इंजीनियर।
तो उसके बाद फिर हमारे पास फिफ्थ यूनिट में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और चार टाइप के न्यूमेरिकल हैं सिर्फ फिफ्थ यूनिट में, लेकिन फिफ्थ यूनिट में 14 मार्क्स के आते हैं न्यूमेरिकल। मैंने 32 यहाँ पर जो लिखा है, तो फिफ्थ यूनिट में टोटल 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, सही है। तो 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल में तो हमारे पास चार टाइप के हैं सिर्फ। चार टाइप के कौन से? एक तो केसीएल केवीएल वाला न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सुपरपोजिशन वाला, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास थेवेनिन वाला, सही है। सुपरपोजिशन, थेवेनिन, केसीएल केवीएल, और फोर्थ है हमारे पास स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का बहुत आसान आता है, बस तुम एक आध बार पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही इजी होते हैं स्टार डेल्टा के। अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर स्टार डेल्टा के, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये चार टाइप के न्यूमेरिकल, केसीएल केवीएल तो लगाना आ ही गया होगा तुम लोग। उसके अलावा फिर हमारे पास सुपरपोजिशन भी आसान है। सबसे ज्यादा मुश्किल थेवेनिन, और थेवेनिन में भी थोड़ा सा बस मुश्किल पड़ता है वीटीएच फाइंड आउट करना, कि जो थेवेनिन वोल्टेज है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो लेकिन हो जाता है, वो बहुत मुश्किल नहीं। एक आध तुम न्यूमेरिकल करके देखोगे, बुक से चाहे देख लेना, या जो मैंने प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं उसमें वीडियो में से देख लेना। तो अगर थोड़ा सा भी उस पर ध्यान देंगे तो आ जाएगा। और इसमें रीचेक जरूर करना, डबल चेक करना फिफ्थ यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल है, कि टाइम रहेगा। देखो, अगर तुम लोग सही से प्लान करो तो बीडब्ल्यू के पेपर में कुछ नहीं तो 1 घंटा बच जाएगा तुम्हारा। जितना बड़ा पेपर आएगा, 1.5 घंटे में वो पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। जो पेपर आता है बीडब्ल्यू का, वो ऐसा होता है कि अगर उसको सही से किया है तो 1.5 घंटे के अंदर आपका बच जाएगा। 1 घंटा आपके पास पूरा बचेगा पेपर को रिव्यू करने के लिए, दोबारा से और चीजें एनालाइज करने के लिए, सही है। तो चलो कुछ नहीं तो आधा घंटा बच जाएगा, और उस आधे घंटे में क्या करना है कि वो जो क्वेश्चन तुम थेवेनिन से या सुपरपोजिशन से कर रहे हो, उसी को पीछे रफ पेज पे केसीएल केवीएल से करके देख लेना, और ये चेक करना कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम नहीं आएगा, मिलता जुलता आएगा। जैसे एक का 11.5 आ रहा है, दूसरे का 11.7 आ जाएगा, 11.9 आ जाएगा, 11.1 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। या इसका 10.9, उसका 11.2 हो जाएगा, समझ लो। इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन आना चाहिए आसपास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चार न्यूमेरिकल। उसके बाद लास्ट में जो 6 यूनिट है उसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं सिर्फ। एक है हमारा वही पावर बिल वाला, और एक है एनर्जी कंजम्पशन वाला, ठीक है। उसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और जनरली मतलब हर बार एक न्यूमेरिकल दे देते हैं। कभी ऐसा होता है कि नहीं देते तो आरटी मतलब डेरिवेशन नहीं दे देते हैं 8 मार्क्स में। लेकिन अगर आपने वो 8 मार्क्स का डेरिवेशन याद कर लिया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का और आरटीसी का, तो फिर आपको 6 यूनिट के न्यूमेरिकल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों में से, आरटीसी और इंसुलेशन रेजिस्टेंस में से, कोई ना कोई एक डेरिवेशन 8 मार्क्स का जरूर आएगा ही। सही है, समझ में आई बात। तो 32 मार्क्स कैसे स्कोर करने? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तीनों यूनिट के तो न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग कर लेने अपने, क्योंकि फिफ्थ में तो न्यूमेरिकल 14 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने अच्छे से आते हैं तो आप 14 मार्क्स सिर्फ न्यूमेरिकल से आप स्कोर कर सकते हैं। तो 8 और 8 16, थर्ड और फोर्थ के, और फिफ्थ यूनिट के चलो 8 ही लेके चल लो, तो 24 हो गए, या थोड़ा सा और अगर 14 मार्क्स तुम लोग कर लो उसमें, तो 6 और हो गए, 30 हो गए। उसके बाद 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल थर्ड 6 यूनिट का, आरटीसी वाला या इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला, सही है। तो 38 मार्क्स हो गए आपके सिर्फ फोर्थ वाले 8-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सही है। और 6 मार्क्स का फिफ्थ यूनिट में। उसके अलावा थ्योरी में से अगर 10 मार्क्स भी आ गए तो 48 मार्क्स का आपका हो गया अटेम्प्ट। अगर 14 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके जा रहे हैं तो टोटल 52 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब इस 52 में से एग्जामिनर काट पीट करके 40 भी अगर आपको दे देगा तो आप पास हो जाएंगे। समझ में आई बात? आसान है, महेश्वरी सर कहते हैं आसान है, खैर भारत, तो मतलब आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अभी तक देखो मैंने डेरिवेशन की बात नहीं करी है, अभी तक मैंने सिर्फ 6 यूनिट के डेरिवेशन की बात की, क्योंकि उसके डेरिवेशन बहुत छोटे हैं, 6 लाइन का है, एक 9 लाइन का है बस। 6 लाइन का 8 मार्क्स का, 9 लाइन का 8 मार्क्स का। इतना भी नहीं करोगे क्या, ये बताओ तुम? अब इतना तो कर लो, इतना इतने भी सुस्त मत बनो यार, है ना। तो समझ में आया क्या जुगाड़ है, कि पहले हमें थ्योरी करनी है, फिर न्यूमेरिकल्स करने, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करने लास्ट यूनिट से, आखिरी यूनिट से, सही है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थर्ड यूनिट से, पहले थर्ड यूनिट के न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ दो ही टाइप के न्यूमेरिकल हैं, आसानी से हो जाएंगे। फिर फोर्थ यूनिट के करने हैं, 3 टाइप के न्यूमेरिकल है, इजीली हो जाएंगे। फिर फिफ्थ यूनिट के न्यूमेरिकल करने थोड़े से टफ है, लेकिन आते बहुत है, अच्छे न्यूमेरिकल है, मजा आएगा तुम लोग को इसको जो है सॉल्व करने में, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट के न्यूमेरिकल्स का, फिर आना है डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करने वापसी से, तो पहले दो डेरिवेशन हमारे पास 6 यूनिट में है वो कर लो, फिर दो डेरिवेशन हमारे पास फिफ्थ यूनिट में वो कर लो, ठीक है। डेरिवेशन, फिर 3 डेरिवेशन, मतलब फिर फोर्थ और थर्ड यूनिट के देख लो। समझ में आई क्या करना है? सबसे पहले, सबसे पहले देखो, सबसे पहले थ्योरी याद करनी है, अब बता रहा हूँ तुम लोग, ये फाइनल फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ अब बिल्कुल। सबसे पहले थ्योरी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने नंबर 2, और ऐसे इस सीक्वेंस में चलना है, पहले थर्ड यूनिट के,
फिर 4th यूनिट के, फिर 5th यूनिट के, सही है। उसके बाद हमारे पास डेरिवेशन आते हैं। डेरिवेशन रिवर्स सीक्वेंस में चलना है, पहले 6th यूनिट का, फिर 5th यूनिट का, फिर 4th यूनिट के, और फिर 3 यूनिट के डेरिवेशन, सही है। जितने याद हो जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस ये रखना है। सबसे पहले थ्योरी सब रट्टा मार लो, याद हो गया ठीक है, समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आ रहा रट्टा मार डालो इसको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 1.25 घंटे में तुम लोग को पूरा पूरा याद हो जाएगा। 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत ही मंद बुद्धि हो अगर तब भी 2-2.5 घंटे में पूरी पूरी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। 14 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा 2.5 घंटे के अंदर, सही है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ये जो 32 मार्क्स का है, 36 मार्क्स का या 38 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है, इसको तैयार करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे चाहिए डेडिकेटेड। जब आप 4-5 लोग लेके बैठे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करें और सब एक दूसरे के साथ में आंसर्स मैच कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप अकेले हैं तो फिर बुक के साथ में आप जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आता है डेरिवेशन, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसको समझना है, इसको बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसमें ये है कि भाई 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो मुश्किल से 12-13 घंटे में अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये 16 घंटे का मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा, 16 से 18 घंटे की प्रिपरेशन है ये, अगर तुम्हारे पास सारी चीजें, सारे नोट, सारी चीजें अवेलेबल हैं तो, सही है। और तुमने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है अगर, तो अगर ये सारी चीजें हो गई तो 70 में से 60 मार्क्स आएंगे, 60 मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा आएंगे, 60 से ज्यादा भी आ सकते हैं, सही है। लेकिन अगर इनमें से तुमने कुछ भी कर लिया तो 40 मार्क्स तो तुम्हारे आएंगे। आखिरी चीज और बता देता हूँ, अगर बाई चांस देखो तुमने थ्योरी अच्छे से कर ली, न्यूमेरिकल अच्छे से कर ली, डेरिवेशन तुम लोग को नहीं आता, तब भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना जरूर, ठीक है। देखो तुमने न्यूमेरिकल से तुम्हारे 32 मार्क्स का हो गया, थ्योरी से तुम्हारा 10 मार्क्स का हो गया मान लो, तो 42 मार्क्स हुए। अब इन 42 में से भी हो सकता है एग्जामिनर कुछ कट करे, तो एग्जामिनर ने अगर 4-5 मार्क्स इसमें से कट कर दिए तो आपके 35-37 पे आ गया मामला, सही है, 35-36 पे। तो अब ये जो डेरिवेशन के 4 क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन है, वो चाह रहा है आपको पास करना। देखो एग्जामिनर हमेशा आपको पास करना, हर आदमी चाहता है कि आप पास हो जाए, सिवाय आप ही नहीं चाह रहे कि आप पास हो जाओ, सही है। तो अगर आपने ये चारों क्वेश्चन एक एक मार्क्स के भी अटेम्प्ट कर दिए तो उसके पास ऑप्शन है कि वो आपको उन सब में एक एक मार्क देके आपके मार्क्स 40 बना दे, कि भाई चलो ठीक है, जान छूटी, निकल जाएगा लौंडा हमारा। समझ में आई बात? तो इसलिए अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करके, सही है। अब ये मतलब डेफिनेशन जो 6 मार्क्स में आती है, वो एक तो ट्रांसफॉर्मर के लॉसेज होते हैं, वो ज्यादातर 6 मार्क्स में आते हैं। बैटरी का कंस्ट्रक्शन और कभी कभी जो बैटरी कंपैरिजन है वो भी 6 मार्क्स में आता है। और डेरिवेशन जो 8 मार्क्स के आते हैं, मैंने बता ही दिया तुम्हें, जो 6 यूनिट के दोनों डेरिवेशन है वो 8 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है इसका, कि वो सिली मिस्टेक जिनको करके लड़के अपना किया कराया पेपर एकदम पानी में बहा के आ जाते, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखने की चीज है? थर्ड यूनिट में देखो, थर्ड यूनिट के न्यूमेरिकल्स में बहुत बार गलती ये करते हैं लड़के कि वहां पे दिया हुआ 150 माइक्रोफेरेड, तो इसको जब यहां से एक्सी निकालते हैं तो 1/2 पाई f × 150 ही लिखते हैं सिर्फ, 150 नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ भी लिखना है नीचे यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कैपेसिटेंस है उसको अगर माइक्रोफेरेड है तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻⁶ लगा के। और अगर वो हेनरी में इंडक्टर, अगर इंडक्टेंस दिया हुआ अगर हेनरी में, मिली हेनरी में अगर दिया हुआ है तो इसको 10⁻³ हेनरी करना है, सही है। हेनरी में हम लोग को लेना है और फिर यहाँ पे 10⁻³ लगा दें। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास है कि 10 मिली हेनरी अगर हम लोग को दिया हुआ है इंडक्टर, तो यहाँ से जो एक्सएल निकलेगा दैट विल बी 2 पाई f इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3। तब हम एफएल निकालेंगे, मतलब एक्सी निकालेंगे, सॉरी एक्सएल, तब हम लोग यहाँ से एक्सएल निकालेंगे। ऐसी एक्सी में जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 150 इंटू 10⁻⁶ लगाएंगे अगर माइक्रोफेरेड क्वेश्चन में गिवन है तो, और अक्सर गिवन ही होता है, सी हमेशा माइक्रोफेरेड में ही गिवन होता है। इसलिए बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि तुम जल्दबाजी में सिर्फ जो नंबर लिखा हो नंबर ले लो और माइक्रो को और मिली को छोड़ दो, तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। एक अगर देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो ही चीज पूछी होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगर दोनों है, अगर एक है तो एक चीज पूछी होगी। और अगर तुमने वो गलत निकाल दिया, पहला जो यही पोर्शन, ये अगर तुमने गलत निकाल दिया तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान रखना, इस पेपर में स्टेप मार्किंग नहीं होती है। हाँ, स्टेप मार्किंग नहीं होती है बीडब्ल्यू में, बता दे रहा हूं मैं। तुम टीचर्स ने कहा होगा कि नहीं स्टेप मार्किंग होती है, नहीं होती। स्टेप मार्किंग नहीं होती, आंसर मार्किंग होती है। जब भी एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, उसमें 5-6 पार्ट होते हैं, कभी 4 पार्ट होते हैं, कभी 5 पार्ट होते हैं, कभी 6 पार्ट होते हैं, सही है। तो उनमें हर पार्ट के मार्क्स हैं, जो जो आंसर आपने सही लिखा है उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जो जो आंसर आपने गलत लिखा है
उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और होता अक्सर ये कि अगर पहला आंसर आपने गलत निकाला तो आगे के सारे आंसर गलत आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए अगर पहला गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गया आपका। समझ में आई बात? इसलिए बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से एकदम बिल्कुल काम करना है, जरा सी भी इधर उधर की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? सारी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, दोबारा रीचेक करनी है, तो फिर उसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 8 के 8। वो टाइम अच्छा खासा रहता है। इसके बाद वोल्टेज गिवन इज आरएमएस वोल्टेज। जो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होता है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई, ठीक है? इसका मतलब 400 वोल्ट जो है वो आरएमएस वोल्टेज है हमारे पास। वीआरएमएस दिया हुआ है 400। अगर हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम वीएम निकालेंगे, वीएम इक्वल्स टू वीआरएमएस मल्टीप्लाई बाय √2। समझ आई बात? तो क्वेश्चन में हमेशा हमें वीआरएमएस दिया होता है, इल्ला ये के क्वेश्चन में हम लोग को वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई V इक्वल्स टू 200 साइन ओमेगा टी। तो अब ये जो 200 है ये वीएम हो गया। अब ये हमारे पास वीएम हो, V इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी। या फिर क्वेश्चन में उसने लिखा है कि पीक टू पीक वोल्टेज है हमारे पास इतनी, या पीक वोल्टेज हमारे पास इतनी है, तो तब तो वो वीएम होगा, वरना तो वो वीएम नहीं है, वो हमारे पास वीआरएमएस है। सही है? ज्यादातर वीआरएमएस ही करंट है तो करंट की भी वो आरएमएस वैल्यू है। उसके बाद आफ्टर फाइंडिंग Z कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म इमीडिएटली। जब भी हमें Z पता चला, थर्ड यूनिट में इंपेडेंस कैलकुलेट करना होता है, तो जैसे ही आपको इंपेडेंस पता चले फौरन आप उसको पोलर में कन्वर्ट कर ली। उससे क्या होगा? उससे एक तो फायदा ये होगा कि आपके पास Z की मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई। तो जब आपको करंट फाइंड आउट करनी हो तो V अपॉन Z करेंगे आप, उसमें Z की वही वैल्यू रखनी है जो अभी हमने कैलकुलेट की पोलर फॉर्म वाली वैल्यू हमें वहां रखनी। तो उससे करंट में हम लोग रखेंगे V अपॉन Z, फौरन हमारे पास I आ जाएगा, ठीक है? या फिर करंट गिवन है, वोल्टेज पूछा है, तो V इक्वल्स टू I इंटू Z है, तो I इंटू Z करेंगे, Z की पोलर फॉर्म वाली वैल्यू रखनी मैग्नीट्यूड, उससे हमें VRMS पता चल जाएगा। IRMS और VRMS दिया हुआ होता है। दूसरी चीज ये कि जब हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाई पता चल जाएगा। तो फाई पता करने की वजह से हमें कॉस फाई आसानी से हम लोग पावर फैक्टर इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक्टिव पावर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो VI कॉस फाई लगेगा उसमें भी, या रिएक्टिव पावर करनी पड़ेगी तो VI साइन फाई लगेगा। तो सबके लिए फाई पता होना जरूरी। तो जहां आप Z कैलकुलेट करें फौरन उसके इक्वल लिख के इन पोलर फॉर्म में से, इन पोलर फॉर्म Z इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिखो और एंगल लिख दो उसका साथ। सही है? चलो उसके बाद सिर्फ हमारे पास, हाँ तीसरी चीज है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा जा रहा है, करंट जैसे पूछ रहा है कि भाई करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, तो उसमें करंट ड्रॉन बाय द सर्किट मतलब सिर्फ वो मैग्नीट्यूड पूछा, उसमें एंगल नहीं बताना। वोल्टेज को सिर्फ Z के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करेंगे, एंगल वेंगल उसमें ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो और बता दो कि इतने एम्पियर ही करंट यहाँ से ड्रॉ हो रही है, ठीक है? अगर वो पूछे कितना फेज शिफ्ट है तब हम लोग फाई हमने बता ही रखा है कि इतना फेज शिफ्ट है। अगर आरएल है तो फाई इतने, जो फाई हमारा एंगल उतने एंगल से करंट पीछे चल रही होगी, और अगर आरसी है तो उतने एंगल से करंट आगे चल रही होगी, ठीक? ऑलवेज कैलकुलेट द फेज करंट। अच्छा उसके बाद आया हमारे पास ये फोर्थ यूनिट में हमेशा देखो क्वेश्चन में ज्यादातर लाइन वोल्टेज दिया हुआ होता है, ठीक है? लाइन वोल्टेज दिया होता है और फेज के इंपेडेंस की वैल्यू दी होती है, Z इक्वल्स टू 8 प्लस 6J, या इस टाइप से कुछ भी दिया हो, 6 प्लस 8J, जो भी दिया हुआ हो। तो ये हमेशा याद रखना कि हम हमेशा फेज करंट कैलकुलेट करते हैं और फेज करंट की वैल्यू होती है IPH इक्वल्स टू VPH ओवर Z। फेज करंट इक्वल्स टू फेज वोल्टेज डिवाइड बाई Z, जो हमारा फेज इंपेडेंस है। सही? बहुत बार क्या होता है, लड़के देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है 400 वोल्ट, तो वो डायरेक्टली 400 वोल्ट को डिवाइड कर देते हैं फेज, मतलब जो हमें Z होता है उससे, और उससे डिवाइड करने की वजह से सोचते हैं कि भाई लाइन करंट पूछा तो चलो लाइन वोल्टेज को डिवाइड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। हम लाइन करंट हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात? लाइन करंट हम लोग डायरेक्ट ओम्स लॉ से फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले हम लोग सबसे पहले फेज करंट कैलकुलेट करेंगे। तो फेज करंट हमने कैलकुलेट करी, उसके बाद अगर ये स्टार है तो फेज करंट ही हमारी लाइन करंट हो जाएगी, और अगर ये स्टार नहीं है, डेल्टा है, तो इस फेज करंट से हम लोग फिर लाइन करंट कैलकुलेट करेंगे। IL विल बी √3 IPH। सही है? समझ में आई बात? हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेज करंट कैलकुलेट करना है, लाइन करंट कैलकुलेट नहीं करना। सही है? फेज करंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद जब फेज करंट आ जाएगा उसके थ्रू हम लोग लाइन करंट कैलकुलेट करेंगे। स्टार है तो IL इक्वल्स टू IPH, डेल्टा है तो IL इक्वल्स टू √3 IPH। सही है? फिर हमारे पास आता है, और हाँ फेज करंट का फॉर्मूला क्या है? IPH इक्वल्स टू VPH ओवर Z। तो अगर डेल्टा है तो VPH ही VL है जो क्वेश्चन में दिया है वही अपॉन Z हो जाएगा, और अगर स्टार है तो VPH विल बी VL बाई √3। वहां से हम लोग पहले VPH कैलकुलेट करेंगे फिर वहां पे रखेंगे, और इसीलिए Z को भी हम लोग फॉरन पोलर में कन्वर्ट करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पोलर वैल्यू से हमें उसको डिवाइड करना है, ठीक है? इसके बाद पावर इन डेल्टा विल बी 3 इंटू पावर इन स्टार। अगर सेम इंपेडेंस हमारे पास स्टार में कनेक्टेड है, होता है कि उसने एक स्टार सर्किट दिया, उसकी सारी वैल्यू पूछ ली आपसे, एक्टिव पावर, फेज वोल्टेज, लाइन करंट सब पूछ लिया उसने। फिर वो कहता है कि अगर यही इंपेडेंसेस डेल्टा में कनेक्टेड तो पावर कितनी हो। तो अब आपको फिर पूरा उसमें VL वो सब कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल आप उसी जो स्टार वाली पावर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए,
आपको डेल्टा वाली पावर पता चल जाएगी। या उसने डेल्टा का सर्किट दिया, डेल्टा की सारी चीजें पूछी, फिर उसने कहा कि भाई अगर यही सेम इंपेडेंस स्टार में कन्वर्टेड होते तो पावर कितनी होती, तो सेम उसी पावर को जो आपने निकाली है डेल्टा के लिए उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो जो पावर आएगी कम पावर वो स्टार की होगी। स्टार में पावर कम होती है, देखो स्टार अंदर होता है और डेल्टा बाहर होता है, डेल्टा बड़ा होता है, तो स्टार खुल के डेल्टा बनता है। सही है, तो स्टार छोटा होता है, डेल्टा बड़ा होता है। स्टार में पावर कम होगी, डेल्टा में पावर ज्यादा होगी कंज्यूम। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसीलिए अगर स्टार की पावर हमें पता है तो डेल्टा की पावर पता करनी है, तो स्टार की पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा की पावर पता चल जाएगी। अगर डेल्टा की पावर पता है हमें, तो डेल्टा की पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, स्टार की पावर पता चल जाएगी सेम इंपेडेंसेस की। ठीक है, इसके बाद राइट द फॉर्मूला करेक्टली। जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको हमें सही से राइट करना है। मेनली ये बात हो रही है जो उसकी है, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर के लिए। ट्रांसफॉर्मर में जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसको बहुत ध्यान से सही लिखना है, ऊपर भी नीचे भी, जहां एन की जरूरत है वहां एन लगाना है हम लोग को। अगर फ्रैक्शनल लोड वाला फॉर्मूला है तो, अगर नॉर्मल है तो पावर इनपुट पावर आउटपुट अपॉन पावर आउटपुट प्लस पीसीयू प्लस पीआई। ठीक है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस में हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, और ईएमएफ पर टर्न अगर हम लोग को दिया, ईएमएफ इक्वेशन पे अगर ट्रांसफॉर्मर की आता है और उसमें ईएमएफ पर टर्न अगर उसने दिया हुआ है, इसका मतलब वो ई बाई एन दे रहा है, ई नहीं दे रहा। तो ईएमएफ की इक्वेशन जो थी हमारे पास, ई इक्वल्स टू एन फाइव, और ये था हमारे पास 4.44 एन फाइव एम, और यहाँ पे एफ होता था शायद, है ना, ऐसे करके था। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अगर ईएमएफ पर टर्न दिया तो इसका मतलब ई अपॉन एन, और 4.44 ये आरएमएस वैल्यू है ईएमएफ पर टर्न की, और ये हमारे पास 5m इंटू एफ ऐसे करके हमारे पास आता है। ठीक है, तो अगर ईएमएफ पर टर्न दिया है इसका मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और सिर्फ ईएमएफ दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एन भी था, हाँ एन है ना, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न। फिर है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कब होती है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाते हैं, पीआई और पीसीयू दोनों बराबर हो जाते हैं। तो पीआई तो हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, पीसीयू कभी कभी कॉपर लॉस जो हमें कैलकुलेट करना रहता है, उसमें हमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है। तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर पता है तो पीसीयू हमारा होता है आई1 स्क्वायर R1 प्लस आई2 स्क्वायर R2, जहां पे R1 प्राइमरी का रेजिस्टेंस है और आई1 प्राइमरी की करंट है, ऐसे आई2 सेकेंडरी की करंट है और R2 सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास पीसीयू आ जाता है। इसके बाद आंसर विल बी नियरली सेम फॉर डिफरेंट मेथड्स। हाँ, जो हमारे फिफ्थ यूनिट, सॉरी, हाँ फिफ्थ यूनिट के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें ये करना है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें, मान लिया आप केवीएल से कर, केवीएल से आपने फाइंड आउट की करंट, हमारे पास एक करंट आई केवीएल से, ठीक है, तो कोशिश करो कि पीछे बैक पेज पे उसको केसीएल से भी करके देख लो। ठीक है, तो केसीएल और केवीएल दोनों से सेम करंट हमारे पास आनी चाहिए। बाई चांस आप सुपरपोजिशन मेथड से कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सुपरपोजिशन का आया उससे आप कर रहे हैं, तो आप पीछे बैक पेज पे केवीएल या केसीएल से उसको करके देख लो। ठीक है, और आंसर मैच कर लो कि वो बराबर आ रहा है नहीं। ठीक है, तो उससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ आंसर मेरा सही है। अगर गलत आ रहा है तो आप फिर से एक बार अपना मेथड चेक करिए, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ आगे पीछे किया होगा, इक्वेशंस में या किसी मल्टीप्लीकेशन में या किसी उसमें गड़बड़ करी होगी। इसलिए अच्छी चीज ये है कि आप पूरा स्टेप लिखो, एक एक स्टेप आप लिखते चलो, जिससे गलती के चांसेस कम रहे। होता क्या है, हमने एक इक्वेशन लिखी, पूरा उसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया, आगे एक दो स्टेप छोड़ के सीधा आगे वाली इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब आप एरर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरर कैलकुलेटर में हुआ था, कॉपी पे नहीं हुआ, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश ये करो कि हर स्टेप लिखते चलो, जिससे कि एरर ढूंढना आसान रहे, अगर बाई चांस कुछ एरर हो जाए, मतलब कुछ गलती हो जाए आपसे तो। फिर इसके अलावा इफ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम टू कन्वर्ट टू स्टार डेल्टा सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3। अगर फिफ्थ यूनिट में स्टार डेल्टा का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अक्सर बल्कि आया भी था पिछली बार, उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ था, ये डेल्टा था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, फिर ऐसे करके एक था, और यहाँ से ऐसे कुछ था, फिर बस ये ऐसे दिया हुआ था, शायद कुछ इस टाइप से था, है ना। तो उसमें ये था कि ये पता करना था ए बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो ये दोनों 6 के थे, 6 6 6। तो इसको अगर स्टार में कन्वर्ट करना था हम लोग को, तो जस्ट 3 से डिवाइड हो जाए, है ना, तो ये 2 2 2 के 3 हमारे पास आ जाएंगे। सही है, तो अगर हमें सेम रेजिस्टेंस दियो डेल्टा में, उसको स्टार में कन्वर्ट करना है, तो अब वो पूरा फॉर्मूला लगाने की हम लोग को जरूरत नहीं है, सिंपल हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा से स्टार। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं हम लोग, डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, तो 3 से डिवाइड होगा, और जब स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑलवेज राइट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आंसर। देखो जब भी सुपरपोजिशन में या थेवेनिन में करंट वो पूछ रहा है कि करंट कैसा है, तो आप उसमें मैग्नीट्यूड तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ उसमें एक एरो बना दो कि इस ब्रांच में करंट ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है।
या अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो उसमें राइट टू लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सही है। उस टाइप का एक आपको एरो भी बना देना है वहां पे, जिससे कि एकदम आपका आंसर क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि हमें इतनी हमने करंट का मैग्नीट्यूड भी हमने सही फाइंड किया है और करंट की डायरेक्शन भी हम लोगों ने सही फाइंड आउट की है, ठीक है। इस बार स्टेप वही लास्ट चीज है कि स्टेप मार्किंग वहां पर है नहीं, सिर्फ हमारे पास आंसर की मार्किंग है। अगर आपने सारे आंसर सही लिखे हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उसके, उन सारे पार्ट्स के आंसर अगर आप लोगों ने सही लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं लिखे हैं तो उस पार्ट के मार्क्स आपके कट जाएंगे, बाकी पार्ट के मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन यूजुअली होता यही है कि अगर एक पार्ट गलत आ गया तो उसके आगे वाले सारे पार्ट्स के आंसर गलत आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वही सारी चीजें गिवन होती है, सही है। तो समझ में आया? आई होप के जो मैंने ये इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा, कुछ कॉन्फिडेंस अभी आ रहा होगा कि हाँ हो सकता है। देखो बस अब मैं क्या ही कहूँ, तुम सुन ही लो ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि अगर अभी तक तुमने बीटेक नहीं छोड़ा है, बी मतलब 6 महीने हो गए तुम लोग को पढ़ते हुए, अगर तुम लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हो या अगर बैक दे रहे हो तो 1 साल हो गए, और अगर अभी तक तुम्हें ये चीज तुमने सोच लिया, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, अभी तक तुमने बीटेक नहीं छोड़ा, बीई को अभी तुमने नहीं छोड़ा, ठीक है, तो बिलीव मी यू आर बॉर्न टू बी इंजीनियर, तो तुम कर सकते हो। क्योंकि इंजीनियरिंग की सबसे पहली क्वालिफिकेशन, सबसे पहली नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्वालिफिकेशन इज एटीट्यूड। नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना, कि नहीं कुछ भी हो कर लेंगे, तो जब आपने ठान लिया कि नहीं करना है, चाहे जो भी हो, भले ही आपकी पढ़ाई हुई है नहीं हुई है, ठीक है, कभी कम पढ़ेंगे कभी ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं, तो फिर आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप इंजीनियर जरूर बनेंगे। समझ में आई बात? तो अगर अभी तक तुमने नहीं छोड़ा है, अभी तक तुम बने हुए हो रेस के अंदर, मैदान में खड़े हो कि नहीं लड़ना है, बीटेक बी करना है चाहे जो हो जाए, तो बिलीव मी यू आर बॉर्न टू बी इंजीनियर एंड यू विल बी इंजीनियर वन डे, मार्क माई वर्ड्स। समझ लो, भले ही टाइम कितना भी लगे, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल हो। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि क्या है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा हो तो फिर कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, घबराना नहीं, सही है। बहुत टाइम है हमारे पास, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स एक रात में भी निकल सकते हैं, बिलीव। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे पास होना है, किसी भी हालत में मैं फेल नहीं हो सकता, सही है, तो ब्रिंग अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, विश्वास रखो अपने ऊपर, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है कि तुम लोग सब पास होगे। पीडब्ल्यू बहुत आसान सब्जेक्ट है, लोगों ने इसको हवा बना रखा है कि नहीं हो जाएगा। और दूसरी चीज, एग्जाम में पास होना मुश्किल नहीं है, ठीक है, मतलब सही है समझने में, कुछ चीजें कुछ कॉन्सेप्ट टफ हैं, कुछ न्यूमेरिकल टफ आया था, लेकिन जो एग्जाम यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम वो बहुत मतलब ऐसा सेट करते हैं पेपर कि अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो वो पास हो जाए, तो फेल तो नहीं होगे तुम लोग, श्योरिटी की बात, सही है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि नहीं कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना, सही है। और जो मैंने बताया है ना कि पहले न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन, थ्योरी 14 मार्क्स की, न्यूमेरिकल 30 to 36 मार्क्स के हो जाएंगे, उसके बाद डेरिवेशन, और जो तरीका मैंने बताया जैसे जैसे स्टार्ट करना है वैसे वैसे करते हो, अगर इसमें से हाफ भी तुम लोग अचीव कर पाओगे तो तुम्हारी बैक नहीं लगेगी, ये मैं कह रहा हूं। और अगर बाई चांस, देखो वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा मैंने इसका ध्यान रखा कि जो एनालिसिस के बाद कि जितना भी आ सकता है एग्जाम में वो मैं सब तुम्हें बताऊं। लेकिन अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, कभी एग्जामिनर का पता नहीं, कभी किस्मत ऐसी होती है कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि जो मैंने बताया वो एग्जाम में नहीं आया, 1% ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो मुझे गालियां मत देना प्लीज क्योंकि इसीलिए मैं तो, बस ये रहता है कि किसी भी तरीके से तुम्हारा काम चल जाए, लोग पास हो जाए, मेरी यही कोशिश रहती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जितनी चीजें हैं उसी में से कुछ ना कुछ आएगा और इजीली पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो डरो मत, घबराओ मत, टाइम है अभी हमारे पास, बस लग जाओ। जिसकी इतनी तैयारी, अगर ठीक है बहुत तैयारी हो गई कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, आराम करो, थोड़ा बहुत हमें रिवाइज करो, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो अभी टाइम है, बिल्कुल लग जाओ, पीछे पड़ जाओ कि कैसे भी करके बीडब्ल्यू निकालना है, क्योंकि अगर इस सेमेस्टर में नहीं निकला तो अगले सेमेस्टर में बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैकेनिक्स रहेगा वहां पे, और मैकेनिक्स के साथ में बीडब्ल्यू बहुत कम लोगों का निकल पाता है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, दुआ में याद रखना, और इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे कि और लोग भी इससे कुछ फायदा उठा पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।